Hello everyone, this is CA Isha Agarwal, your friend, mentor and guide for the subject audit, and I'm here to make the subject easy for you with fun things and in less timings. तो आज है हमारा डे 12 17 डे सीरीज का, जहाँ हम रिवाइज कर रहे हैं ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस एंड हमारा आज का टॉपिक है सेल्स। अब ये एक ऐसा शब्द है जो शायद हम सब बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं एंड दिस इज नॉट जस्ट रेस्ट्रिक्टेड टुवर्ड्स अकाउंट्स। किसी भी प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी का मोटिव यही होता है कि वो अपने गुड्स या सर्विस बेच के पैसे कमाए, एंड जब वो अपना गुड्स या सर्विस बेचती है तो इसी को कहा जाता है सेल्स। अब पीएनएल अगर आप देखें किसी भी कंपनी का, तो उसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम्स होता है सेल्स, एंड मोस्ट ऑफ द कंपनीज या मोस्ट ऑफ द एंटिटीज के पीएनएल में सबसे बड़ा अमाउंट भी सेल्स का ही होता है। सेल्स मेनली दो टाइप के होते हैं, कैश एंड क्रेडिट। कैश सेल इज यूजुअली फॉर द स्मॉल रिटेल बिजनेसेस एंड क्रेडिट सेल इज फॉर द बिग होलसेल काइंड ऑफ बिजनेसेस। अब देखो, इतने सारे बैकग्राउंड के बाद ये तो समझ में आ गया कि सेल्स इंपॉर्टेंट आइटम है, तो ऑडिटर को भी ज्यादा ध्यान देना है और अच्छे से एग्जामिन करना है इस आइटम को। तो आइए समझते हैं कैसे ऑडिटर एग्जामिन करेगा सेल्स के आइटम को। सो बिफोर अप्लाइंग एनी ऑडिट प्रोसीजर, बिफोर अप्लाइंग कोई भी ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिटर पहले ये 4 स्टेप्स अंडरटेक करेगा, जिससे उसे पता चलेगा कि उसे कहाँ कितने प्रोसीजर अप्लाई करना है, यानी उसे कौन सा प्रोसीजर कितने एक्सटेंट में कहाँ अप्लाई करना है। मैम क्या 4 स्टेप्स वो अंडरटेक करेगा? सबसे पहले ही विल ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल अराउंड सेल्स, यानी क्या सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, सेल्स ऑर्डर कौन बनाता है, सेल्स ऑर्डर ऑथराइज कौन करता है, सेल्स ऑर्डर अप्रूव कौन करता है, सेल्स इनवॉइस कब बनता है, कस्टमर रिव्यू कब होता है, अगर कस्टमर का कोई क्रेडिट लिमिट है तो वो कौन चेक करता है, रिस्क एंड रिवॉर्ड को ट्रांसफर कब माना जाता है, अगर कोई ऑर्डर्स आ रहा है तो उसको कौन चेक करता है, स्टॉक रिकॉर्ड्स को कौन अपडेट करता है, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले ऑडिटर विल ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल अराउंड सेल्स। नेक्स्ट, ऑडिटर इन कंट्रोल्स को टेस्ट करेगा एंड देखेगा कि क्या ये कंट्रोल्स इफेक्टिव भी है या नहीं है, क्योंकि अगर कंट्रोल्स इफेक्टिव है तो उसका काम कम से कम होगा, यानी उसकी सब्सटैंटिव चेकिंग उसे कम से कम करनी पड़ेगी। बट अगर वाइस वर्सा सिचुएशन हुई, यानी कंट्रोल जो है आपके वीक हुए, तो उसको ज्यादा सब्सटैंटिव चेकिंग करनी पड़ेगी। फर्दर, अगर कोई डेफिशिएंसी या सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल है तो उसे भी रिपोर्ट करना पड़ेगा एज पर एसए 265। तो कोई भी कंट्रोल जो ऑडिटर को लगता है कि यहाँ पे गड़बड़ी हो सकती है या ये नहीं फॉलो हो रहा है, ऑडिटर उसे टेस्ट कर सकता है एंड देख सकता है कि क्या वो कंट्रोल्स इफेक्टिव, स्ट्रॉन्ग एंड रिलायबल है या नहीं है। अगर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है सो द ऑडिटर शुड प्लान हिज प्रोसीजर्स अकॉर्डिंगली। अब देखो, सेकंड स्टेप में टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स तो हो गया। अब थर्ड स्टेप में बहुत ऑब्वियस सी बात है, ऑडिटर क्या करेगा? मैम टेस्ट ऑफ डिटेल्स परफॉर्म करेगा, यानी ऑडिटर सैंपल में कुछ ट्रांजैक्शंस चुनेगा एंड उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशंस और कॉरेस्पॉन्डेंस एग्जामिन करेगा। मैम क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन हो सकते हैं? तो सेल्स ऑर्डर हो सकता है, सेल्स इनवॉइस हो सकता है, गुड्स आउटवर्ड रजिस्टर में उसका डिटेल्स हो सकता है, शिपमेंट रिकॉर्ड्स हो सकता है, लॉरी रिसीट रजिस्टर्स हो सकती है, कस्टमर का डिटेल्स हो सकता है, कस्टमर का स्टेटमेंट हो सकता है। तो ये सब ऑडिटर को वेरीफाई कर लेना चाहिए क्या कि सारे सेल्स इनवॉइसेस में रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन है या नहीं है। अगर रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन है सो इट विल हेल्प हिम डिफाइन हिज नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, यानी वो कम ऑडिट प्रोसीजर्स भी लगाएगा तो चलेगा, क्योंकि उसे समझ में आ रहा है कि एंटिटी का जो कंट्रोल्स है, एंटिटी का जो डिटेल्स है अराउंड सेल्स में बहुत अच्छा है। बट अगर वैसे वर्सा सिचुएशन निकला कि मतलब उसने कुछ ट्रांजैक्शंस एग्जामिन किया एंड उसमें देखा कि कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कोई भी कंट्रोल्स नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है उसे अपने ऑडिट प्रोसीजर्स बढ़ाने पड़ेंगे। एंड लास्टली, ईस्ट और वेस्ट एनालिटिकल प्रोसीजर इज द बेस्ट। तो बहुत सारे एनालिटिकल प्रोसीजर्स ऑडिटर लगा सकता है अराउंड सेल्स, जैसे सेल्स ट्रेंड एनालिसिस हो गया, आइटम वाइज एनालिसिस हो गया, कैटेगरी एनालिसिस हो गया, लोकेशन एनालिसिस हो गया, मंथ ऑन मंथ एनालिसिस हो गया, ईयर एनालिसिस हो गया, इंडस्ट्री ट्रेंड एनालिसिस हो गया, सेल्स टू डेटर्स एनालिसिस हो गया, और कोई भी एनालिसिस विच हेल्प्स द ऑडिटर टू ड्रॉ रीजनेबलनेस अराउंड सेल्स, वो ऑडिटर एक्सरसाइज कर सकता है। फर्दर एनालिटिकल प्रोसीजर्स एक और चीज में ऑडिटर को हेल्प करेंगे, एंड क्या है वो चीज? टू हेल्प हिम बिल्ड एन एक्सपेक्टेशन अराउंड सेल्स, मतलब उसके हिसाब से सेल्स का फिगर क्या होना चाहिए, ताकि जब वो एक्चुअल से सेल्स को कंपेयर करे तो उसे समझ में आए जो एक्चुअल सेल्स का फिगर है वो सही है या नहीं है। तो ये 4 स्टेप्स पहले किसी भी ऑडिटर को करने हैं बिफोर अप्लाइंग एनी ऑडिट प्रोसीजर। सबसे पहले ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, उसके बाद टेस्ट दोज कंट्रोल्स, उसके बाद टेस्ट द सैंपल ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड देयर रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन, एंड लास्टली परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर्स। तो याद रहेगा, बहुत ईजी 4 स्टेप्स है ये। आप नॉर्मल पहले भी चैप्टर 3 में पढ़ चुके हो, टीओसी टीओडी वही करना है, बस उसके आगे सेल्स लगाना है।
ठीक है। तो ये 4 स्टेप्स के बाद जब ऑडिटर डिफाइन कर देता है उसे कितनी चेकिंग करनी है, कहाँ चेकिंग करनी है, तब आता है ऑडिट प्रोसीजर्स पे। तो ऑडिटर को क्या क्या चेक करना पड़ता है इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स। सबसे पहले ये जो सेल्स दिखाया है पीएनएल में एक्चुअली अकर तो हुआ है ना, मतलब फेक तो नहीं है ना, दैट इज चेकिंग द अकरेंस असर्शन। फिर जो सेल्स दिखाया है पीएनएल में कंप्लीट तो है ना, मतलब कुछ भी अनरिकॉर्डेड तो नहीं है ना, दैट इज चेकिंग द कंप्लीटनेस असर्शन। फिर सेल्स का जो अमाउंट है वो तो सही है ना, दैट इज चेकिंग द मेजरमेंट असर्शन। एंड सेल्स के रिलेटिंग जितने भी डिस्क्लोजर्स प्रिस्क्राइब्ड है अंडर शेड्यूल 3 वो सारे किए हुए तो है ना, दैट इज चेकिंग द प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर असर्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं अकरेंस की, यानी हाउ विल द ऑडिटर वेरीफाई कि जितने भी सेल्स है सब रियल है एंड कुछ भी फेक नहीं है। तो उसमें सबसे पहले ऑडिटर को टेस्ट करना होगा कि कोई भी सेल्स ओवर स्टेटेड नहीं है या कोई भी सेल्स फेक नहीं है। एंड इसके लिए ऑडिटर ये कुछ प्रोसीजर्स अंडरटेक कर सकता है। सबसे पहले वो देख सकता है कोई भी सेल्स इनवॉइस डबल रिकॉर्डेड तो नहीं है ना, या कोई भी कैंसिल्ड इनवॉइस तो रिकॉर्डेड नहीं है ना। फिर वो कुछ सेल्स इनवॉइसेस पिक कर सकता है एंड उसकी जर्नल एंट्रीज रिव्यू कर सकता है। जहाँ पे उसे बहुत ज़्यादा शक हो रहा है कि ये सेल्स तो पक्का नहीं हुआ है, वहाँ पे वो उस रिस्पेक्टिव डेटा से कंफर्मेशन मांग सकता है एंड पूछ सकता है कि बता दीजिए ये सेल्स हुआ भी है या नहीं आपको। उसके बाद अगर उसको कोई अनयूजुअल सस्पिशियस या फिक्टिशियस एंट्रीज लग रही है तो उसे वो एग्जामिन करना चाहिए। अब मैम उसको कैसे पता चलेगा कौन सा एंट्री अनयूजुअल है या कौन सा एंट्री सस्पिशियस है या कौन सा एंट्री फिक्टिशियस या फेक है। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर ऑडिटर को बहुत सारे बोगस एंट्रीज दिख रहे हैं या सेम अमाउंट की बहुत सारे एंट्रीज दिख रहे हैं, सेम वेंडर सेम कस्टमर के नाम पे बहुत सारे एंट्रीज दिख रहे हैं, तो मतलब वो सब फेक एंट्रीज हैं, वो सब ऑडिटर को एग्जामिन करना चाहिए। फर्दर ऑडिटर शुड एग्जामिन कि कहीं कोई अनअर्न रेवेन्यू तो नहीं रिकॉर्ड किए ना। अब अनअर्न रेवेन्यू मतलब क्या होता है, तो ऐसा सेल्स जिसके अगेंस्ट कस्टमर ने एडवांस तो दे दिया है पर अभी तक गुड्स डिस्पैच नहीं हुआ है। एंड जब गुड्स डिस्पैच नहीं हुआ है मतलब अभी तक उसे सेल्स नहीं माना जाएगा। तो मेक श्योर कि कोई अनअर्न रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं हुआ है। फिर ऑडिटर को चेक करना चाहिए कहीं कोई ऐसे इंस्टेंसेस तो नहीं है जहाँ पे फोर्स डंपिंग हुई है, यानी कस्टमर ने कहा था हम गुड्स अगले साल ले लेंगे बट क्योंकि कंपनी को इस बार अपना सेल्स टारगेट मीट करना था तो उन्होंने फोर्स डंपिंग या फोर्स डंप कर दिया है सामने वाले के यहाँ पे गुड्स। तो चेक कर लो ऐसा कोई इंस्टेंसेस नहीं है ना। एंड लास्टली मेक श्योर कि जितने भी सेल्स किए हैं सबकी कलेक्टिबिलिटी का प्रोबेबिलिटी क्या है। ऐसा तो नहीं है कि कंपनी ने सिर्फ सोच के यार सेल्स करना है सेल्स करना है सेल्स कर दी विदाउट थिंकिंग कि इससे पैसे आएंगे या नहीं आएंगे। तो सबसे पहले ऑडिटर को ये कुछ प्रोसीजर्स अंडरटेक करनी चाहिए टू वेरीफाई कि कोई भी सेल्स फेक तो नहीं है या सेल्स जो है वो ओवर स्टेटेड तो नहीं है ना। इसके बाद ऑडिटर को सेल्स इनवॉइसिंग के नंबर रिव्यू करने चाहिए एंड देखने चाहिए सब सीक्वेंस में तो है ना, कुछ मिसिंग तो नहीं है ना। अगर कुछ मिसिंग है तो उसके रिगार्डिंग ऑडिटर को मैनेजमेंट से बात कर लेनी चाहिए। अगर कोई सस्पिशियस जर्नल एंट्रीज है तो उसको इंडेप्थ एग्जामिन कर लेना चाहिए एंड रिव्यू कर लेना चाहिए। एंड ऑडिटर को ऑल्सो सेल्स टू सेल्स रिटर्न का रेशियो निकाल लेना चाहिए। मैम सेल्स टू सेल्स रिटर्न का रेशियो निकाल के क्या होगा, तो सेल्स टू सेल्स रिटर्न का रेशियो निकाल के ऑडिटर को पता चलेगा कि इन कंपेरिजन टू हाउ मच सेल्स देयर हैव बीन सेल्स रिटर्न्स ड्यूरिंग द ईयर। तो हो सकता है कि इस बार कंपनी ने 100 सेल्स इनवॉइसेस रेज किए और आपको साथ साथ में दिख रहा है कि 70 सेल्स रिटर्न की इनवॉइसेस रेज हुई है। तो बहुत सिंपल सी बात है, या तो कंपनी ने फेक सेल्स दिखाए या कंपनी ने फेक सेल्स रिटर्न दिखाए। तो मेक श्योर कि आप सेल्स टू सेल्स रिटर्न का रेशियो एग्जामिन कर लो एंड देख लो कहीं कुछ अनयूजुअल तो नहीं है। फर्दर यू कैन ऑल्सो कंपेयर सेल्स टू सेल्स रिटर्न का रेशियो टू प्रीवियस ईयर एंड आप देख सकते हो कि करंट ईयर और प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में सेल्स के डिफरेंस में क्या सेल्स रिटर्न में भी सेम प्रोपोर्शन है या कोई इनएक्यूरेट प्रोपोर्शन है। फर्दर अगर आपको देखना है कि सेल्स रिटर्न तो कहीं फेक नहीं है ना, तो सेल्स रिटर्न के रिलेटिंग जो भी सेल्स डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई कर लो, गेट इनवर्ड रजिस्टर वेरीफाई कर लो, क्रेडिट नोट वेरीफाई कर लो, चलान्स वेरीफाई कर लो, ताकि आपको श्योरिटी हो जाए कि सेल्स रिटर्न का जो अमाउंट दिखाया है, सेल्स रिटर्न का जो ट्रांजैक्शन दिखाया है फेक तो नहीं है। So this is how you can verify occurrence for sales transaction। इजी है, लॉजिकल है, थोड़ा सा लेंदी है बट आई फील लॉजिक के साथ ये बहुत आराम से याद हो जाएगा। तो एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले ऑडिटर को देखना है कि कोई भी सेल्स इनवॉइस फेक या ओवर स्टेटेड तो नहीं है ना। तो इसके लिए वो चेक कर सकता है कोई भी सेल्स इनवॉइस डबल रिकॉर्डेड तो नहीं है ना, कहीं कोई कैंसल्ड इनवॉइस तो रिकॉर्डेड नहीं है ना। कुछ सेल्स इनवॉइस के लिए वो रेकरिंग सेल्स का जर्नल एंट्रीज भी देख सकता है जहाँ पे उसे ज़्यादा लग रहा है कि यहाँ पे मैनिपुलेशन की चांसेस है, तो वहाँ पे वो डेटा से कंफर्मेशन भी ले सकता है। चेक कर सकता है अनअर्न रेवेन्यू
तो रिकॉर्डेड नहीं है ना। अगर कोई फिक्टिशियस एंट्री है या कोई फिक्टिशियस डेटर है तो उसकी इन डेप्थ एग्जामिनेशन कर सकता है ऑडिटर एंड देख सकता है कि कहीं कुछ गलत या कहीं कुछ मैन्युपुलेटेड या कहीं कुछ फ्रॉड्यूलेंट तो रिकॉर्डेड नहीं है ना बुक्स में। उसके बाद चेक कर लो कहीं फोर्स डंपिंग के इंस्टेंसेस तो नहीं है ना। एंड लास्टली सबका कलेक्टेबिलिटी रिव्यू कर लो एंड देख लो कहीं ऐसा तो नहीं है बस माल बेचने के लिए कंपनी ने माल बेच दिया, बाकी पैसा आए नहीं आए कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा सेल्स नंबर्स का जो है, सेल्स इनवॉइस नंबर्स का सीक्वेंस चेक कर लो एंड देख लो कहीं कोई मिसिंग तो नहीं है ना, और अगर मिसिंग है तो मैनेजमेंट से बात कर लो। सस्पिशियस जर्नल एंट्रीज है तो उनको रिव्यू कर लो। एंड लास्टली सेल्स टू सेल्स रिटर्न का रेशियो निकाल लो एंड उसको प्रीवियस ईयर से कंपेयर कर लो एंड देख लो कहीं कोई अनयूजुअल ट्रेंड तो नहीं है ना। एंड चेक करने के लिए कि कहीं सेल्स रिटर्न फेक तो नहीं है ना। आप सेल्स रिटर्न के कॉरेस्पॉन्डिंग डॉक्यूमेंट्स जैसे सेल्स इनवॉइसेस, चालान्स, गेट, इनवॉइस रजिस्टर एंड क्रेडिट नोट चेक कर सकते हो। अब ये तो हो गया कि आपका अकरेंस आप कैसे वेरीफाई करोगे। अब आते हैं कंप्लीटनेस पे। तो हाउ विल यू वेरीफाई द कंप्लीटनेस, यानी जो सेल्स है वो कंप्लीट है यानी कुछ भी अनरिकॉर्डेड नहीं है। तो सेल्स के कंप्लीटनेस में एक बहुत बड़ा चक्कर आता है रिस्क एंड रिवॉर्ड का। सो सेल्स एज पर AS 9 शुड बी रिकॉर्डेड ओनली वंस द रिस्क एंड रिवॉर्ड रिलेटिंग टू ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड। एंड रिस्क एंड रिवॉर्ड रिलेटिंग टू ओनरशिप कब ट्रांसफर होता है, जब सामने वाले के पास गुड्स डिलीवर हो जाता है। बट कई कंपनियां इसको रॉन्गली इंटरप्रेट कर देती हैं, जिस दिन वो गुड्स डिस्पैच कर देती है उसी दिन वो सेल्स रिकॉर्ड कर लेती है। तो आपको ऑलमोस्ट हर कंपनी में इंस्टेंस मिलेगा कि उन्होंने जो सेल्स है वो ओवर स्टेट करके रखा है, क्योंकि उनके हिसाब से जिस दिन गुड्स डिस्पैच हुआ उसी दिन सेल्स रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। बट इन एक्चुअल ऐसा नहीं है। इन एक्चुअल जब गुड्स डिलीवर हुए तब रिकॉर्ड होना चाहिए। सो कट ऑफ प्रोसीजर इज एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर फॉर सेल्स एज अ होल। कंप्लीटनेस के लिए तो है ही, पर सेल्स पूरा एग्जामिन करने के लिए भी कट ऑफ प्रोसीजर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको इस ईयर के लास्ट फ्यू इनवॉइसेस एंड नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट फ्यू इनवॉइसेस चेक कर लेने चाहिए एंड देख लेने चाहिए कि जितने गुड्स ड्यूरिंग द ईयर डिलीवर हो गए हैं सिर्फ वही ड्यूरिंग द ईयर के सेल्स में अकाउंटेड फॉर है। एंड अगर कोई गुड्स नेक्स्ट ईयर डिलीवर हुआ है तो वो नेक्स्ट ईयर के सेल्स में अकाउंटेड फॉर है। मेक श्योर कि अगर कोई कट ऑफ एरर्स है, जैसा मैंने कहा कि बहुत सारी कंपनी करती है, जिस दिन गुड्स डिस्पैच हुआ उसी दिन उनको सेल्स मान लिया, या जिस दिन गुड्स हमारी फैक्ट्री से निकला उसी दिन उसको सेल्स मान लिया। अगर आपकी कंपनी ने भी ऐसा किया है, ऐसा कोई एरर है बुक्स में प्रेजेंट है, तो मेक श्योर दैट इट इज प्रॉपर्ली एडजस्टेड फॉर एंड द सेल्स इनवॉइस डेट शुड बी द डेट व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड। अब मैम ऑडिटर को कैसे पता चलेगा कि डिलीवरी डेट क्या है? सो द बेस्ट वे टू वेरीफाई डिलीवरी डेट इज शिपिंग डॉक्यूमेंट या लॉरी रिसीट रजिस्टर। सो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है, नॉट जस्ट फॉर बुक्स बट फॉर आर्टिकल्स, फॉर प्रैक्टिकल लाइफ ऑल्सो। तो अगर आप कभी भी सेल्स का ऑडिट कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप कट ऑफ प्रोसीजर जरूर परफॉर्म कर रहे हैं एंड देख रहे हैं कि डिलीवरी डेट के हिसाब से इनवॉइस डेट है। ऐसा नहीं कि जिस दिन गुड्स डिस्पैच हुआ उसके हिसाब से इनवॉइस डेट डाल दिया गया है। इसके अलावा अगर ऑडिटर को देखना है कि जो क्वांटिटी ऑफ सेल्स है वो सही है कि नहीं, तो वो क्वांटिटी एज पर सेल्स रजिस्टर को टैली कर सकता है, क्वांटिटी एज पर स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स एंड क्वांटिटी एज पर अदर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स से। अब जब स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स की बात आई है तो आपको पता है अगर सेल्स हुआ है और GST इंप्लीमेंटेड कंपनी है तो वहाँ पे GST भी लगेगा। तो मेक श्योर कि सेल्स एज पर बुक्स इज मैचिंग विद सेल्स एज पर GST रिकॉर्ड्स। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है तो मैनेजमेंट से उसका रीजन पूछ लो एंड आप रीजनेबिलिटी टेस्टिंग भी कर सकते हो, यानी सेल्स वैल्यू पे एप्लीकेबल रेट लगा के देख सकते हो कि GST आउटपुट टैक्स का अमाउंट उतना ही आ रहा है ना। सो कंप्लीटनेस इज कंपेरेटिवली वेरी वेरी इजी, ज़्यादा काम नहीं करना है, बट वन ऑफ द मेन काम आपको कंप्लीटनेस में ही करना है। कट ऑफ प्रोसीजर्स परफॉर्म करना है, देखना है कोई कट ऑफ एरर्स तो नहीं है ना। मतलब ऐसा तो नहीं है ना जिस दिन गुड्स डिस्पैच हुआ है उस दिन सेल्स रिकॉर्डेड है, गुड्स जिस दिन डिलीवर हुआ है उस दिन सेल्स रिकॉर्डेड होना चाहिए। डिलीवरी डेट कहाँ से पता चलेगा? शिपिंग डॉक्यूमेंट्स या लॉरी रिसीट रजिस्टर से पता चलेगा। क्वांटिटी रिकनसाइल कर लो स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स और अकाउंटिंग रिकॉर्ड से एंड मेक श्योर कर लो GST में जो सेल्स आ रहा है वो बुक के सेल्स से मैच कर रहा है। रीजनेबिलिटी टेस्टिंग के लिए बुक के सेल्स पे एप्लीकेबल रेट लगा के देख लो कि वो GST आउटपुट सप्लाई से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब आते हैं मेजरमेंट में, यानी हाउ विल द ऑडिटर वेरीफाई कि जो अमाउंट ऑफ सेल्स है या जो वैल्यू ऑफ सेल्स है वो सही है या नहीं है। तो बेस्ट वे टू वेरीफाई मेजरमेंट इज ट्रेस
few transactions from inception to completion, यानी कुछ transactions का in depth examination कर लो, उनको start to end देख लो कि वो कैसे account for हो रहे हैं, उनकी अमाउंटिंग कैसे हो रही है, उनके controls क्या है, क्या क्या errors हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते, सब चेक कर लो। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि जो वैल्यू ऑफ सेल्स आ रहा है वो सही आ रहा है कि नहीं, वो प्रॉपरली अकाउंट फॉर हो रहा है कि नहीं, उसका अमाउंट जो है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर अगर कोई एक्सपोर्ट सेल्स किया है कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर, तो मेक श्योर कि एक्सचेंज गेन लॉस एज पर AS 11 रिकॉर्ड हो गया है। फिर कुछ स्पेसिफिक इश्यूज होते हैं, कुछ एंटिटी स्पेसिफिक इश्यूज होते हैं रिलेटिंग टू अकाउंटिंग, तो देख लो कि अगर रेवेन्यू रिकग्निशन पॉलिसी का कोई इशू है, या व्हेन शुड द रेवेन्यू बी रिकग्नाइज, ऐसा कोई इशू है, या रेवेन्यू रिकग्निशन की टाइमिंग क्या होनी चाहिए, उसका एंट्रीज क्या होना चाहिए, अगर ऐसा कोई इशू है तो समझ लो एंटिटी से एंड देख लो हाउ इज द एंटिटी टैकल दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ GAAP। फर्दर लास्टली ये इंश्योर कर लो कि अगर रिलेटेड पार्टी सेल्स हुआ है, मतलब ड्यूरिंग देयर किसी भी रिलेटेड पार्टी को हमने गुड सेल किया है, तो वो ऑथराइज्ड है, अप्रूव्ड है, औकात के अंदर, यानी अमाउंट रीजनेबल है एंड एट आर्म लेंथ है, मतलब जितने अमाउंट पे आप दूसरे कस्टमर को सेल कर रहे हो उसी अमाउंट पे अपने रिलेटेड पार्टी को भी सेल किया है। सो मेजरमेंट इज ईजी। मेजरमेंट में जो सबसे छोटा येट वेरी क्रूशियल पॉइंट इज अंडरस्टैंडिंग द अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ द एंटिटी एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ दे हैव टैकल्ड ऑल द इश्यूज एज पर गैप। उसके बाद आपको देखना है कि अगर एक्सपोर्ट सेल्स है तो AS 11 के हिसाब से एक्सचेंज गेन लॉस रिकॉर्डेड है या नहीं है। कुछ ट्रांजैक्शन को इंसेप्शन से लेकर कंप्लीशन तक चेक कर लो। एंड लास्टली अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस है तो मेक श्योर दैट इट इज ऑथराइज्ड, अप्रूव्ड, उसका अमाउंट सही है, अमाउंट औकात के अंदर यानी रीजनेबल अमाउंट है। एंड लास्टली मेक श्योर कि जो अमाउंट है वो आर्म लेंथ है, मतलब जिस प्राइस पे आप दूसरे कस्टमर्स को सेल कर रहे हो उसी प्राइस पे रिलेटेड पार्टी को भी सेल हुआ है, ना ज़्यादा ना कम। ठीक है, एंड वी कम टू द लास्ट assertion that is presentation and disclosure। तो presentation and disclosure में जो सबसे पहला काम आपको करना है वो ये देखना है कि जो कंपनी के साथ आप डील कर रहे हो वो फाइनेंस कंपनी है या नॉन फाइनेंस कंपनी है। पर मैम क्यों देखना है, तो देखो फाइनेंस कंपनी के लिए इंटरेस्ट, अदर फाइनेंशियल चार्जेस, ये सब जो आइटम्स होते हैं ना, ये इनके मेन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू होते हैं। बट वही अगर नॉन फाइनेंस कंपनी हुई तो ये सब जो है ये इनके अदर इनकम के हेड के अंडर आते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले देख लो फाइनेंस कंपनी है, नॉन फाइनेंस कंपनी। अगर फाइनेंस कंपनी है तो मेक श्योर इंटरेस्ट एंड अदर फाइनेंशियल चार्जेस आर डिस्क्लोज्ड अंडर रेवेन्यू। अगर नॉन फाइनेंस कंपनी है तो सेल ऑफ प्रोडक्ट, सेल ऑफ services, other operating revenue less excise duty is disclosed under revenue from operations। further अगर सेक्शन 8 कंपनी है तो उनके लिए ग्रांट या डोनेशन भी एक रेवेन्यू के तौर पे ही है, तो ग्रांट और डोनेशन का भी डिस्क्लोजर होना चाहिए अंडर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। इसके अलावा अगर कोई ब्रोकरेज है या कोई डिस्काउंट दिया है अदर देन ट्रेड डिस्काउंट तो उसके बारे में डिस्क्लोज करना होगा। एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के बारे में तो खैर आपको डिस्क्लोजर देना ही पड़ता है। सो दिस इज प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ईजी है बट बहुत बार हमें याद नहीं रहता फाइनेंस और नॉन फाइनेंस कंपनी का डिमार्केशन, तो वो आपको याद रहना चाहिए कि इकलौता शायद ये ऐसा आइटम है जहाँ पे फाइनेंस एंड नॉन फाइनेंस कंपनी का जो है डिमार्केशन आता है। तो आपको इंश्योर करना चाहिए कि फाइनेंस कंपनी अगर है तो वहाँ पे आप लिख रहे हो कि इंटरेस्ट एंड अदर फाइनेंशियल चार्जेस आ रहे हैं रेवेन्यू में। अगर नॉन फाइनेंस कंपनी है तो सेल ऑफ प्रोडक्ट, सेल ऑफ सर्विसेज एंड अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू लेस एक्साइज ड्यूटी एंड ग्रांट्स और डोनेशन रिसीव्ड इफ एनी इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी आ रहा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में। सो दिस वाज सेल्स। आई होप आपको अच्छा लगा, आई होप आपको मज़ा आया हो, आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। एंड अगर आप सेल्स अच्छे से समझ लेते हो, सेल्स अच्छे से लर्न कर लेते हो तो आपका परचेजेस में भी काम बहुत कम हो जाता है, क्योंकि परचेजेस इज क्वाइट सिमिलर टू सेल्स एंड उसकी प्रोसीजर्स भी बहुत ज़्यादा सिमिलर टू सेल्स है। तो ये आपको अच्छे से करना चाहिए। एंड दिस वाज डे 12। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड अब हम मिलेंगे डे 13 में। एंड until then keep watching Naveen classes. Thank you.